सर कोई इनकी बैटल हिस्ट्री ऐसी जिसमें रेजिमेंट ने बहुत मतलब वीरता दिखाई हो? बैटल ऑफ डोगराई है। जाट को तो सिर्फ बोलना पड़ता है कि भाई छोरे डोगराई पहुंचना है। सर आपके रेजिमेंटल क्रेस्ट पे एक रोमन में 9 लिखा हुआ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? सर इसके अलावा कोई मेमोरेबल इंसिडेंट ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? मेरा एक जवान था, उसने मेरे को चिट्ठी दिखाई अपने फादर की, और उधर लिखा था कि बेटा लड़ाई के मैदान में जा रहा है, अगर गोली खानी है तो सीधा सीने में खाना, पीछे मत खाना। नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता, सिंप्लीफाइंग भारत के एक और एपिसोड के साथ आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम रेजिमेंटल डायरीज इंडियन आर्मी की, उनके वेरियस रेजिमेंट्स के बारे में, उनकी ब्रेवरी, उनकी कॉमरेडरी, उनका कल्चरल और किस तरीके से फौज उनको ग्रूम करती है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। आज हमारी बात करने का जो टॉपिक है, आज हम कवर कर रहे हैं जाट रेजिमेंट को, और हमारे साथ एक बहुत ही सीजन सोल्जर, बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर और हाईली डेकोरेटेड सोल्जर ब्रिगेडियर बाबा सर, जो कि 17 जाट के कारगिल के वक्त तत्कालीन सीओ भी थे। आज हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने लंबा समय जाट रेजिमेंट में गुजारा है, और आज हम बात करेंगे जाट ट्रूप्स के बारे में, जाट कम्युनिटी की ब्रेवरी के बारे में, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो इसका हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं ब्रिगेडियर बाबा सर से। बाबा सर, थैंक यू सो मच, आप एक बार फिर मेरे पॉडकास्ट पे आए। आज सर हम जानेंगे, जब बात जाट वर्ड दिमाग में आता है तो 3 चीज़ें सामने आती हैं सर। अगर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट हरियाणा की स्टेट सामने आती है। अगर हम खाने पीने की बात करें तो दूध, दही, घी, मक्खन, और अगर हम गेम की बात करें तो कबड्डी और कुश्ती। आप डिफाइन कैसे करेंगे सर इस कम्युनिटी को, जाट कम्युनिटी? सी, जाट कम्युनिटी बहुत ही करेजियस रेस है, एंड दे आर टॉल 6 feet tall people with lot of जोश इन देम। और वो मतलब क्या है, ये जनरली जाट जैसे आपने बताया राजस्थान और ये हरियाणा और यूपी से आते हैं, और ये एरिया जो है इंडिया का, हमेशा इन्वेडर्स इस तरफ आए, और इन जाटों ने बड़ी अच्छी तरह उनका मुकाबला किया। जो कमजोर थे वो तो निकल गए, जो रह गए ये सारी अच्छी एग्रेनियन ब्रीड थी। और ये क्या है, बेसिकली किसान बैकग्राउंड से होते हैं और मेहनती होते हैं, और अपने जो लैंड है इनका उससे प्यार करते हैं बहुत। और जो आदमी अपने लैंड से प्यार करता हो वो अपने देश से भी प्यार करेगा। इसलिए इस बेल्ट के जो सोल्जर्स होते हैं ना, बहुत ही लॉयल, करेजियस और वेरी गुड सोल्जर्स इन वॉर। सर जैसे आपने नॉर्मली जाटों के बारे में भी बताया, ये दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचते हैं और बहुत सीधे और मतलब अपने कमिटेड होते हैं, जैसे आपने बताया। तो एक जाट आफ्टर गेटिंग आर्मी ट्रेनिंग, हाउ इज दैट डिफरेंट देन अ जाट आउटसाइड द? सी, जाट जब आता है एज ए रिक्रूट, वो मेनली अपने विलेज से आता है। उसके बोलने का ढंग, मैनरिज्म वैसे ही होता है। पर जैसे ही वो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करता है, उसके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट हो जाता है। करेज तो उसके अंदर है ही है, डिसिप्लिन एक और ड्रिल के साथ डिसिप्लिन इनकलकेट होता है। तो वो जब बाहर निकलता है एज ए सोल्जर, बहुत ही मतलब एक अच्छा सोल्जर जो होता है ना, फाइटिंग फिट जो सोल्जर है, वो निकलता है रेजिमेंटल सेंटर से। सर हमें ये बताइए, आर्मी, इंडियन आर्मी में ये रेजिमेंटल सिस्टम कब से है, और ये मतलब किस बेसिस पे, कैसे, मतलब इसका कैसे शुरुआत हुई इसकी? सी, ये रेजिमेंटल सिस्टम शुरू से ही है, ब्रिटिशर्स के टाइम का ये सिस्टम शुरू किया था। जैसे जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, असम रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, ये सब अपने अपने इलाके से इनको लेके उनकी रेजिमेंट्स बनाई थी। एंड ये सिस्टम शुरू से ही चला आ रहा है, तो और बड़ा टाइम एंड टेस्टेड है। दे हैव पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद अपने 48 की लड़ाई में भी, 62,
65, 71 एंड कारगिल की लड़ाई में, इन सब लड़ाइयों में इन्होंने हिस्सा लिया एज रेजिमेंटल सोल्जर्स, ठीक है। एंड इट हैज प्रूव टू बी वेरी गुड मेथड इन विच दे आर बाउंड टुगेदर। सर अब मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द जाट रेजिमेंट, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू, आप कैसे आपने जाट रेजिमेंट में आपने अपनी आर्मी का सफ़र शुरू किया? और मेरे भी जाट रेजिमेंट ज्वाइन करने का ऐसा था कि जब चॉइस ऑफ आर्म मांगी इन IMA, तो मैंने एक्चुअली फर्स्ट चॉइस वाज गोरखा रेजिमेंट एंड सेकंड चॉइस वाज जाट रेजिमेंट। ओके। तो हमारा तो कोई फैमिली में कोई किसी जाट में ना गोरखाज में कोई था, तो बट वो जो मेरिट वाइज जो डिसाइड करते हैं, तो मेरे को जाट रेजिमेंट मिली। और जब मेरे को जाट रेजिमेंट मिली, मेरे जो दोस्त थे बड़े हंस रहे थे मजाक में से, ओ तेरे को तो जाट मिल गई, तू तो इतना हाइट में तेरी 5 फीट 5 इंचेस हाइट है और वो सारे 6 फुट के सोल्जर्स हैं, तू कैसे उधर एडजस्ट करेगा? मैंने कहा भी कर लेंगे। बाकी नेपोलियन भी बहुत छोटी हाइट का था, और भी बड़े जनरल्स थे, वो भी बड़े छोटे हाइट के थे, बट दे वर स्टिल गुड सोल्जर्स, तो हम भी एडजस्ट कर लेंगे। तो दैट्स हाउ आई गॉट जाट रेजिमेंट। Sir, tell me about some brief history about the Jat regiment. See, Jat regiment was actually raised in 1795. 1795. हाँ, Okay. मतलब आज से तुम लगा रहा 230 साल पुरानी रेजिमेंट है ये। और उस टाइम इसको बोलते थे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा होता था। Okay. बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और सारी जितनी वॉर्स हुई है उसके बाद इंडिया की और पाकिस्तान के बीच में और चाइना के साथ, सब में इन्होंने हिस्सा लिया है। एंड दे हैव एक्विटेड देमसेल्व्स exceptionally well as good soldiers. So, sir, tell me something specific qualities about Jat troops. See, जाट जो होते हैं ना, एक तो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। Okay. सो यू हैव टू हैंडल देम नाइसली। Okay. उनकी ईगो नहीं हर्ट कर सकते आप। कर सकते हैं। Okay. जैसे कई ट्रूप्स होते हैं कि वो मजाक भी सह लेंगे अपने ऊपर, ईगो वगैरह ज़्यादा नहीं है, पर इनकी ईगो हर्ट नहीं करनी चाहिए। Okay. दिस यू मस्ट रिमेंबर। सेकेंडली, दे आर वेरी बोल्ड। Okay. तुम उनको कोई टास्क दे दो और what they want is their leader should be with them, that's all. That's all. बाकी सारा काम करके देंगे आपको 16 आने का। मतलब तुमको किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो, जब हम कभी पीस स्टेशन में होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन गेम्स, दे आर वेरी गुड इन प्रोफेशनल कॉम्पिटिशंस ऑल्सो। मोस्टली हर फॉर्मेशन में ये फर्स्ट पोजीशन में आएंगे। और जब हमारे जैसा जब उधर घूमता है तो सीना चौड़ा करके घूमता है, क्योंकि जाट रेजिमेंट से है, एंड ऑल कंपटीशन वी आर विनिंग। सो पीस टाइम में दे आर वेरी गुड एंड दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वॉर आल्सो। So, what is the motto of the regiment and what is the war cry of the regiment? सी, जाट रेजिमेंट का जो मोटो है वो है संगठन व वीरता। Okay. जिसका मतलब है अगर तुम इकट्ठे हो तभी आपको वीरता मिलेगी। Okay. तो इसलिए कोहेजन के साथ लड़ाई लड़ो और वीरता प्राप्त होगी। और दूसरा था, आपने क्या पूछा था? Sir, war cry. हाँ, वार क्राई है जाट बलवान जय भगवान। तो इसका मतलब? जाट बलवान की भाई जाट एक बलवान कम्युनिटी कम्युनिटी है, और जय भगवान मतलब भगवान उनके साथ है। ओके। सर, कोई इनकी बैटल हिस्ट्री ऐसी जिसमें रेजिमेंट ने बहुत मतलब वीरता दिखाई हो? वैसे तो बहुत हैं, फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो। पर मैं अभी एक कवर करूंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो बैटल ऑफ डोगराई है। ओके। एंड दैट वाज इन 1965 वॉर। 3 जाट वाज पार्ट ऑफ दिस बैटल। और डोगराई एक क्या है, छोटा सा टाउन है इन दैट अपना अमृतसर टू लाहौर जो मेन GT रोड है उसके बीच में
इट्स अबाउट 9 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ लाहौर। ओके ये एक डोगराई विलेज होता था। ओके और 3 जाट को टास्क मिला कि इच्छुगल केनाल उसके पहले थी, उसको पार करके इन्होंने डोगराई को कैप्चर करना था। ओके तो दिस वाज समवेयर इन सितंबर 65 और कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल हेड who retired as brigadier and he got Mahavir Chakra also in during this battle. तो he was the commanding officer of this unit. ओके तो इन्होंने मतलब जाट को तो सिर्फ बोलना पड़ता है कि भाई छोरे डोगराई पहुंचना है, जिंदा या मुर्दा, रात तक डोगराई पहुंचना है। तो उन्होंने बोला हाँ साहब पहुंचेंगे। तो उन्होंने ऐसी हंसते हुए पूछा, छोरे अगर सीओ साहब को गोली लग गई तो क्या करेगा? तो कहता है साहब आपको कंधे में टान के ले जाएंगे पर रुकेंगे डोगराई में। मतलब ये जोश जो पलटन का था और इन ट्रुप्स का, और ये गए भी उधर और डोगराई को कैप्चर किया इन्होंने। एंड दैट वाज कैनाल को क्रॉस करना वाज अ वेरी बिग चैलेंज। दैट वाज अ बिग चैलेंज, दे डिड इट and captured Dograई, but and we would have captured Lahore also. That was 65 sir? हाँ 65। 65 ओके। और पर क्या हुआ कि जो जब ये इतना कुछ कर लिया तो सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। ओके and that's why we had to stop and then give back those areas which we had captured. सर आपके रेजिमेंटल क्रेस्ट में एक रोमन में 9 लिखा हुआ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? ये आपको हमेशा 9 दिखेगा। ये इसका क्या है, व्हेन दीज रेजिमेंट्स वर रेज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, जाट्स वर 9th इन द ऑर्डर ऑफ रेजिंग। तो इसलिए ये 9 हमने रखा अपने रेजिमेंट के लिए। और उसके बाद ऊपर है अशोक चक्र ऊपर है और that's why that's the significance of 9. सर ये बताएं जैसे अब हम बात करें हरियाणा की स्टेट, अब क्योंकि इनके अंदर से आप विलेज नहीं निकाल सकते, इनके अंदर से आप इनका डायलेक्ट, एथनिसिटी, लैंग्वेज नहीं निकाल सकते। तो रेजिमेंट के अंदर भी क्या ये वही हमारे मतलब इनके कल्चर, वही फेस्टिवल्स, वही जैसे हमारे यहाँ इनकी एक बड़ी फेमस स्वीट है घेवर, घेवर बहुत चलता है। तो ये रेजिमेंट में आने के बाद या आर्मी आने के बाद इनका वो चीज़ें कंटिन्यू रहती है। हुक्का, हुक्का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं, मतलब फौज में ये कंटिन्यू रहता है इनका? ये बिल्कुल हमारे ऑफिसर मेस में, जेसीओ मेस में एक हुक्का होता है पूरा। और कई ऑफिसर्स तो उसको पीते हैं, जेसीओस पीते हैं उसको हुक्का वगैरह। इट्स अ वेरी सेक्रेड थिंग। एंड इनकी जो फेवरेट डिश है, ये अगर बाहर छुट्टी जाते हैं, चूरमा चूरमा बना के लेके आते हैं, गूंद के लड्डू बना के लेके आते हैं। एंड जो भी मतलब इनके गांव में जो चीजें होती हैं ना, वो सारी चीजें इनके साथ रहती हैं। सर आपने बहुत लंबा टाइम इनके साथ निकाला होगा फौज में अपना, तो कोई फनी इंसिडेंट सर, कोई मतलब इंटेंस सिचुएशन में कोई फनी ऐसा चीज़ आ गई कि कोई रिमेंबर आपको कोई इंसिडेंट? मैं मतलब इट वाज नॉट ए वॉर टाइम, इट वाज, मैं यंग कैप्टन था एक्चुअली। ओके मैं छुट्टी जा रहा था, तो मेरा जो हेल्पर था सहायक, वो भी, मैंने कहा तू भी चल, छुट्टी चले जा। तो हम जलपाईगुड़ी में रेलवे स्टेशन में खड़े थे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो मैंने इसको ऐसी, अभी ट्रेन चलने वाली थी, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार एक बोतल पानी की ले आना इधर से, ठीक है? वो बिस्लेरी की होती है, थी बोतल वगैरह उस टाइम। तो कहते ठीक है साहब। वो गया बोतल लेने के लिए और सामने ही था वो जो शॉप थी बोतल की। पर ये 2 मिनट हो गए, कहीं दिखाई ना दे मेरे को वहाँ से। मैं घबरा रहा था कि भाई ट्रेन चलने वाली है, ये कहाँ चले गया। फिर जैसी ट्रेन चली, ये भागा आया और ट्रेन के अंदर घुस गया। तो मेरे को उसने बोतल पकड़ाई पानी की, साहब ये लो। तो मैंने कहा यार तू इतनी दूर देर कैसे लगा दी तूने, ये सामने तो था ये बोतल वाला। तो कहता साहब मैंने बोतल तो ली थी इधर से, पर मैंने सोचा पता नहीं कितना पुराना पानी होगा, तो मैंने इसको डोल दिया और वो उधर से नलके से भर के लाए फ्रेश पानी। तो मतलब मैं इतना हंसा ना, मैंने कहा देखो इनके कितने वो हैं सिंपल लोग।
सर ये बताएं, आप सीईओ थे 17 जाट के ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, तो उस समय पे मस्को वैली पे शायद आपको टास्क मिला था, तो क्या डेडिकेशन ट्रूप्स की रही थी और कैसे? बहुत बड़ी बैटल थी और फर्स्ट टेलीवाइज बैटल थी जो हमें भी याद है, तो इससे पहले की तो कोई बैटल हमारी जनरेशन को नहीं याद, तो व्हाट वाज द मोरल ऑफ द रेजिमेंट एंड कितना फर्क आप देखते हैं कि बीइंग अ जाट कम्युनिटी जिसको आप लीड कर रहे हो, तो कितना मोटिवेटेड आप खुद थे, कितना अश्योर्ड आप खुद थे, और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? जो टास्क था वो बहुत मुश्किल था, ओके क्योंकि चढ़ाई थी 70 से 80 डिग्री, ओके और दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था पूरे तैयारी के साथ, और हमको पता था कैजुअलिटीज होंगी जरूर, पर इनकी डेडिकेशन क्या है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जेसीओ था, उसका लड़का ना, उसको ऑपरेशन होना था, तो कोई ऐसी जगह था कहीं साउथ में, कहीं उसने कहीं डेट ली थी, और वो अभी उसको ऑपरेशन के लिए इसने जाना था, तो हमको उधर पर हमको मोबिलाइज कर दिया गया, इधर मस्को में भेज दिया। तो इसके कंपनी कमांडर ने बोला भी कि भाई तेरे लड़के का वो है ऑपरेशन, आप जाओ, हम देख लेंगे इधर। तो कहता, उसने बोला भी मैं सीईओ साहब से बात कर लेता हूँ, आप छुट्टी जाओ, अपना ऑपरेशन करा के फिर आ जाना वापस। वो कहता नहीं साहब, आज पलटन को मेरी ज़रूरत है, मेरी प्लेटून जो है उनको मेरी ज़रूरत है, ऑपरेशन तो मैं बाद में भी करा लूँगा, परंतु अभी मैं इस वक्त मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी ज़रूरत इधर ज़्यादा है। सो दिस शोज़ द डेडिकेशन ऑफ दीज पीपल, पर वो जेसीओ लड़ाई में बहुत अच्छा उसने काम किया, और बेचारे की डेथ भी हो गई, ही गॉट किल्ड एक्चुअली ड्यूरिंग द वॉर, एंड हिज ड्रीम कि मैं अपने बेटे को बाद में लेके जाऊंगा ऑपरेशन के लिए, वो इट कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय हिम एक्चुअली। सो दैट शोज द डेडिकेशन ऑफ दीज पीपल। सर ये बताएं कि इसमें हमें इनिशियल स्टेजेस में कुछ जाट सोल्जर्स कैप्चर हुए थे एनिमी के द्वारा ड्यूरिंग द कारगिल, हाउ दे ट्रीटेड मतलब आवर सोल्जर्स? सी एक्चुअली हमारे यूनिट के तो नहीं थे, वो फोर्ट जाट के थे। हाँ। फोर्ट जाट का था लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, अपनी छोटी सी पेट्रोल लेके गए थे, 5 आदमी थे उनके साथ, उनको भेजा कि भाई ऊपर देख के आओ। जब पता चला ना कि इन्फिल्ट्रेशन हो रखी है और ये अंदर आ गए हैं समवेयर इन जून, तो 14 जून के तौर पर इसको भेजा गया। यंगस्टर था, अभी 2-3 महीने पहले ही अभी आया था IMA से ट्रेनिंग करके, तो ये पेट्रोल लेके जा रहा था। उसके बाद ये पेट्रोल गायब हो गया, मतलब उनका जो था ना कम्युनिकेशन विद द बटालियन हेडक्वार्टर ऑफ हो गया। बटालियन हेडक्वार्टर में बड़ी हलचल होगी कि भाई बात नहीं कर रहा, क्या हो गया, आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तो पता ही नहीं चला इसके बारे में कहाँ गया ये पूरा पेट्रोल। तो फिर उन्होंने एक और कैप्टन अमित भारद्वाज, इसको एक और पेट्रोल के साथ भेजा, इस बारी बड़ा पेट्रोल 30 पीपल विद हिम, कि भाई अगर कोई इनके ऊपर हमला या कुछ होता है दे आर एबल टू फाइट बैक। तो जब अमित गया ऊपर, उसके ऊपर भी फायर आया, तो एक हवलदार इसके साथ और एक अमित, इन्होंने कहा कि हम होल्ड कर रहे हैं, आप लोग जाओ नीचे, ताकि यूनिट को पता चल जाए कि भाई हाँ इधर ऑक्युपाइड है ये सारे हिल्स। तो ये दोनों उधर होल्ड करते रहे, दे ऑल्सो बोथ डाइड, एंड नीचे जाके उन्होंने बताया कि ऊपर दुश्मन कैप्चर करके बैठा हुआ है ये हाइट्स को। और जब इसकी बॉडी हमको मिली थी और ये 5 जवान जब मिले थे, दे वर टॉर्चर्ड वेरी बैडली, इनके उंगलियां काट दी थी, नाखून काट दिए थे, सिगरेट बट्स के साथ इनको जला हुआ था, आईज पूरी निकाल दी थी उनकी, तो वेरी बैडली दे हैड ट्रीटेड देम, एज नॉट एज पर द जेनेवा कन्वेंशन। सर हमने भी इनके कुछ कैप्चर्स किए थे सोल्जर्स, जो हमने कैप्चर किए थे, पर हाउ वी ट्रीटेड देम? I mean, we treated them very nicely. We treated them as per Geneva Convention. कि भाई कहीं उनको टॉर्चर नहीं करना, ठीक है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम। क्या रीजन रहता है सर कि हम प्रोफेशनली बिहेव करते हैं एंड ऑपोजिट साइड से हमेशा मतलब एक अनप्रोफेशनल? हमारी ये सारी ट्रेनिंग है, हमारी इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग
इस तरह से है कि भाई दुश्मन को हम दुश्मन तब तक समझते हैं जब तक वो युद्ध में है, उसके बाद ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, यू नो, एंड इट हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। ही इज ए प्रिजनर ऑफ वॉर के कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं और उनको उसके मुताबिक हम जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ट्रीट करते हैं। वेयर एज पाकिस्तान आर्मी वाले, they are very, you know, and they are always in a cahoot with the irregulars, so that's why irregulars के साथ है और उनको मतलब इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग है नहीं कि भाई कैसे बिहेव करना चाहिए। सर camaraderie कैसी थी ड्यूरिंग दी वॉर, कारगिल वॉर? camaraderie was excellent and I mean एक दूसरे के लिए यू नो जान देने को तैयार, मतलब जितने थे जवान। मैं तुमको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब लड़ाई के टाइम में एक नायक बलवान सिंह था हमारा, उसमें जब वेल बैक पिंपल कॉम्प्लेक्स में जब लड़ाई चल रही थी तो ये अपने मशीन गन लेके अपना फायरिंग कर रहा था। पीछे से एनिमी का कोई स्नैपर लगा और इसके पीठ पे लगा, स्पाइन पे, एंड ही वाज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। तो उसने मना किया किसी को कि भाई इधर मत आना, ऊपर से वो फायर कर रहा है, तुम्हारे को भी मारेगा, तो इसलिए मेरे को तो लग गई है पर इधर मेरे पास मत आना कोई मेरे को बचाने के लिए। तो फिर भी उसके साथ वाला जो गांव का ही लड़का था एक नायक, तो वो क्रॉल करके गया और उसके पास पहुंचा। वो उसको बोला, देख मैं पहुंच गया हूँ। कहता तेरे को मैंने बोला था मत आना, क्यों तू आ गया इधर? उसी वक्त उसको भी गोली लगती है और दोनों शहीद हो जाते हैं। और जब गांव में पहुंचती है दोनों की बॉडी सेम गांव में यू नो पहुंचती है। दैट वाज वेरी यू नो सैड मोमेंट। सर आपकी यूनिट से कैप्टन अनुज नायर ने बहुत ब्रेवरी दिखाई थी और शायद पोस्टहुमसली महावीर चक्र भी मिला था, उनके बारे में कुछ बताएं, कुछ इंटरेक्शन आपके साथ वॉर में उनका, या कैसे आप? जब कैप्टन अनुज नैयर जब अपने उसने ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहा था तो वी हैव सीन द बॉर्डर मूवी, उसमें आप जो है उनको टास्क देते हैं, तो मतलब रियल में भी ऐसा ही हुआ था कि आपने ही मतलब टास्क डिसाइड करे थे फॉर? हाँ, मैंने दीपक रामपाल भी थे शायद एक। हाँ, दीपक रामपाल भी था, वो डेल्टा कंपनी का था, ये चार्ली कंपनी में था। ओके। तो सब कंपनी को मैंने टास्क दिए थे कि भाई ये तुम्हारा टास्क है। तो एक्चुअली क्या, अनुज नैयर वॉज कंपनी 2IC। ओके। उसका जो कंपनी कमांडर था मेजर रितेश शर्मा था। ओके। तो जब चार्ली कंपनी अपने अटैक के लिए गई, वो एनिमी शेलिंग शुरू हुई और रितेश शर्मा जो कंपनी कमांडर था अलॉन्ग विद 5-6 और उसके साथ थे, वो इंजर्ड हो गए बिकॉज ऑफ शेलिंग एंड दे हैड टू बी इवैक्यूएटेड टू दी फॉर फर्स्ट एड। तो और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अनुज नैयर को बोला, भाई अभी तू कंपनी कमांडर है, ये भी बेटा 2 साल की सर्विस थी उसकी। मैंने कंपनी कमांडर, यू टेक ओवर एज कंपनी कमांडर एंड लीड दी कंपनी नाउ। ही सेड फाइन सर। एंड जाने से पहले ना उसने एक अपनी उसकी एक क्या, ही गॉट एंगेज्ड। उसने अपनी रिंग जो थी एंगेजमेंट रिंग, वो उसने उतार के मेरे को पकड़ा दी कि सर ये, और आप रख लो इसको और मैं वापस आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। तो मैंने उसको बोला यार इसको पहन के जा, इसमें विल गिव यू मोर मोटिवेशन टू फाइट। कहता नो सर, आई डोंट वांट दिस टू बी यू नो टू गेट इन द हैंड्स ऑफ द डर्टी एनिमी। ओके। सो इसलिए मैं आके ले लूँगा, डोंट वरी। और कुछ अपना पर्स वगैरह था, जो भी उसकी फ़ोटो थी उसकी फैंसी की, वो सब उसने पकड़ा दी। तो व्हेन ही वेंट फॉर द अटैक, पर वो बेचारा वापस नहीं आ पाया एंड ही गॉट किल्ड एंड नेवर केम बैक टू टेक द रिंग एंड दैट। सर इसके अलावा कोई मेमोरेबल इंसिडेंट ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? कैसे आपने मोटिवेट रखा ट्रूप्स को, कैसे मोटिवेट हुए ट्रूप्स, इसके लेके कोई? मैं ये बताता हूँ तुमको एक यू नो इंसिडेंट। मेरा एक जवान था, उसने मेरे को चिट्ठी दिखाई अपने फादर की। उसके फादर ने चिट्ठी लिखी थी, अपनी फ़ोटो भी लगा रखी थी उसने उस चिट्ठी में, अपने फादर, उसके फादर ने। और उधर लिखा था कि बेटा लड़ाई के मैदान में जा रहा है, अगर गोली खानी है तो सीधा सीने में खाना, पीछे मत खाना। इसका मतलब कि भाई पीछे अगर गोली खाई तो सब बोलेंगे भाग रहा था तब इसको लगी,
तो अगर सामने गोली खाई कि डट के इसने मुकाबला किया और अपना बलिदान दिया देश फादर इज मोटिवेटिंग द सन। फादर इज मोटिवेटिंग सन। एंड वो ही चिट्ठी जब हम औरों को दिखाते थे वो भी मोटिवेट होते थे इस चीज़ से। दूसरी एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। मैं ना मेरे जवान इंजर्ड थे, तो मैं उधर हॉस्पिटल गया इनको मिलने के लिए ड्यूरिंग दी वॉर। तो मेरे को डॉक्टर ने बताया, उस एक जवान के साथ मैं बात कर रहा था, तो उसने बताया कि देखो इसकी ना गोली पीछे से लगी है। तो वो जवान गॉट ऑफेंडेड, कहता साहब पीछे से नहीं लगी, आगे से लगी, आगे से निकल के पीछे से निकली है। मतलब उसको इतना था, वो कहता हाँ हाँ सॉरी सॉरी, डॉक्टर ने उससे सॉरी बोला। कहता साहब पीछे का मतलब और होता है, आगे से निकली है गोली और पीछे से निकली है फिर। तो ये है उनका देखो मोटिवेशन। सर जैसे अब इतनी बहादुर ये कौम है, इतनी बहादुर ये कम्युनिटी है, तो कारगिल का वॉर जब खत्म हुआ, जब आप मिक्स्ड इमोशंस आपके होते हैं कि वेदर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री और टू मॉर्न द पीपल वी हैव लेफ्ट, सो उस सिचुएशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यार देखो मैं ना जब लड़ाई खत्म हुई, इमोशनल होते हैं ये ट्रू? बहुत इमोशनल नहीं, बहुत इमोशनल हो ही जाता है, यू नो। जब तुम देखते हो मेरे एक ऑफिसर, एक जोशी और 34 अदर रैंक्स दे गॉट किल्ड। और जब तुम इनकी फैमिली से मिलते हो, यंग गर्ल्स यू नो, जिनके मतलब बेचारा शहीद हो गया वो, और पेरेंट्स, बूढ़े पेरेंट्स जिसके बेटा चले गया, यू नो, छोटे छोटे बच्चे जिनके फादर चले गए, जब तुम ये देखते हो ना, तो तब तुमको लगता है कि यार ये लड़ाई से हमने हासिल क्या किया। उनके भी उधर मरे, इधर हमारे भी मरे, और हासिल कुछ भी नहीं हुआ हमारे को। तो वो ठीक है, हम जीत गए, ये जीत गए, वो जीत गए, वो सब बढ़िया है, हमको अवार्ड्स मिले, वो भी ठीक है, पर उसका साथ जो कीमत जो हमने चुकाई ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो सर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड नाउ, सो आपके हिसाब से ये रेजिमेंट सिस्टम जो होता है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए फौज में? यस, रेजिमेंटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आर्मी में इन्होंने मिक्स्ड ट्रुप्स डालने की कोशिश की थी एज ए ट्रायल मेजर, बिकॉज लोग कह रहे थे मिक्स्ड होने चाहिए, ये होना चाहिए, तो पर ये मतलब इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। इट वाज प्योर ट्रुप्स, उनका मतलब जो बॉन्डिंग, ब्रदरहुड और जो कॉमरेडरी है विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बोथ पीस एंड वॉर, वो बहुत अच्छी रहती है। तो और कुछ एक सर विद इन रेजिमेंट्स भी कंपटीशन वाला कि अगर सिख ने ये करा है तो मैं ये करूं, और वो भी एक कंपटीशन की भावना रहती है, वो भी वो जरूर करने का एक जज्बा बिल्कुल होता है। बिल्कुल वो होता है। थैंक यू सो मच बाबा सर, आपने अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू अंकित, थैंक यू वेरी मच।